एलटी ग्रेड तथा जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, जूनियर एडिट तथा एलटी के प्रिपरेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम आ गए हैं लेकर टीएस एलियट को। अभी तक आपको कई सारे ऑथर्स एंड उनके वर्क्स कराए जा चुके हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टीएस एलियट। टीएस एलियट की बात करें दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है, टू हुम डिड टीएस एलियट डेडिकेट हिज वेस्टलैंड। वेस्टलैंड सीधा सीधा एलटी ग्रेड के सिलेबस में है और अपार्ट फ्रॉम एलटी ग्रेड सिलेबस पूरा का पूरा वेस्टलैंड आपको पढ़ना है एलटी ग्रेड वालों। चूँकि इतनी फेमस ये रचना है, इतनी फेमस पोम है, इतनी कालजयी पोम है कि ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जूनियर एडेड वाले भी ध्यान दें। टीएस एलियट एक बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए क्रिटिक भी रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, टू हुम डिड टीएस एलियट डेडिकेट हिज वेस्टलैंड। किसको डेडिकेट किया इन्होंने अपनी रचना द वेस्टलैंड? इज़रा पाउंड को डेडिकेट किया है, ये ध्यान में रखिएगा। किसको डेडिकेट किया? इज़रा पाउंड को। टू हुम डिड टीएस एलियट डेडिकेट हिज प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। इनकी जो रचना है प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, इसको इन्होंने किसे डेडिकेट किया है, ये क्वेश्चन है। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, अगर हम प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जीन वर्डेनल को इन्होंने डेडिकेट किया है। किसको? जीन वर्डेनल। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड। अच्छा क्वेश्चन है, कितने पार्ट्स में वेस्टलैंड डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको ध्यान में रखना है। इन विच वर्स फॉर्म इज़ टीएस एलियट द वेस्टलैंड रिटन। किस फॉर्म में टीएस एलियट की वेस्टलैंड लिखी गई है, ये क्वेश्चन है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वेस्टलैंड कुछ तो पार्ट इसका ब्लैंक वर्स में भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हम पाएंगे कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके, किसमें लिखी गई है? फ्री वर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स एंड्स विद दत्ता द्याध्वम दमयंता शांति शांति शांति। दत्ता द्याध्वम दमयंता शांति शांति शांति। ये सारे क्वेश्चन एलटी ग्रेड के लिए सीधे सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जूनियर एडेड के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इसीलिए मैं इस समय लेके आया हूँ। तो दत्ता द्याध्यम दमयंता शांति शांति शांति, ये वेस्टलैंड से ही लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। टीएस एलियट्स द सेक्रेड वुड इज, इनका जो सेक्रेड वुड है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है, ध्यान में रखिएगा, कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, व्हाट इज एलियट्स द कॉकटेल पार्टी। इनकी जो रचना है द कॉकटेल पार्टी क्या है? तो कॉकटेल पार्टी एक ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएस एलियट्स लाइन Sweet Thames run softly till I end my song is quoted from the poem। कहने का मतलब ये है, टीएस एलियट की जो ये लाइन है, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये कहाँ से, किसकी रचना से प्रेरित है, कहाँ से ली गई है? तो टीएस एलियट की बुक में स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, लेकिन ये कहाँ से कोट की गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये स्पेंसर की रचना से कोट की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा पेस्टिस के लिए जाने जाते हैं, कई जगह की चीज़ें अपनी इन्होंने वेस्टलैंड में डाल रखी हैं, जैसे हर जगह के कोट्स मिल जाएंगे, कम से कम ऐसी मैं कहूँगा कि कम से कम सैकड़ों बुक होंगी जहाँ से इन्होंने कोट्स लिए हैं अपनी रचना वेस्टलैंड में। तो ये स्पेंसर से प्रभावित होकर इन्होंने ये लाइनें रखी हैं, स्पेंसर की रचना की कोट्स हैं। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। Next question, the phrase dissociation of sensibility was used by Eliot in। ये association of sensibility, dissociation of sensibility सीधे सीधे एलटी ग्रेड में है और वैसे भी ये लिटरेचर का एक जनरल क्वेश्चन हो जाता है। तो dissociation of sensibility की बात करें तो dissociation of sensibility किस रचना में इस फ्रेज का यूज किया टीएस एलियट ने? बेसिक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9। इनकी जो रचना है द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसमें इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज किया। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में ये मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत तारीफ़ करते हैं और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात आती है तो रोमांटिक्स की थोड़ी सी आलोचना करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टी एस एलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन, ये टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहाँ यूज किया इन्होंने? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव या एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जब भी मैं लिटरेरी टर्म आपको पढ़ाऊंगा एलटी ग्रेड वालों, तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी इतनी डिटेल में जूनियर एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी ये बस फैक्ट जान लीजिए कि कहाँ पर इन्होंने इन टर्म्स का यूज किया है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज कहाँ किया? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज इन्होंने किया हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर ही इन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर बताया है। किसको आर्टिस्टिक फेलियर बताया है और किसको आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है, मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वॉट बेसिस डज इलियट कॉल हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर? अच्छा क्वेश्चन ही आ गया। ऑन वॉट बेसिस डज इलियट कॉल हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किस आधार पर कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, बिकॉज हैमलेट लैक्स इन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसे इसे तैयार कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर टी एस एलियट शेक्सपियर की रचना हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर मानते हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर। टी एस एलियट हैज़ नॉट रिटन अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। किस पर इन्होंने क्रिटिकल आर्टिकल नहीं लिखा? निम्नलिखित में से किस पर नहीं लिखा? तो शैले पर नहीं लिखा इन्होंने क्रिटिकल आर्टिकल, बाकी सब पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर Which play of Shakespeare has been regarded as one of Shakespeare's most assured artistic success? किसको मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है इन्होंने? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पे। तो कोरियोलॉनस की बहुत तारीफ की है और ये आर्टिस्टिक सक्सेस माना है इन्होंने। चाहे मैकबेथ को हो, चाहे कोरियोलॉनस को हो, चाहे सैमसन एग्निस्ट को हो, ये सब आर्टिस्टिक सक्सेस हैं। किस आधार पर? और इनकी थियरी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर। फेलियर है, हैमलेट को फेलियर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पे आर्टिस्टिक फेलियर मानते हैं हैमलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, What is according to T.S. Eliot the most powerful tool in the hands of a critic? T.S. Eliot के हिसाब से एक आलोचक के हाथ में सबसे पावरफुल टूल क्या होता है, ये हमें बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, कंपैरिजन एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। T.S. Eliot calls Arnold a propagandist of literature and an overworked school inspector। ये टी एस एलियट अर्नाल्ड को कहते हैं उनकी आलोचना करते हुए कि प्रोपोगैंडिस्ट हैं लिटरेचर में और ओवरवर्कड क्या है? स्कूल इंस्पेक्टर हैं। ये कहते हैं, ये कहाँ पर कहते हैं ये? तो अगर हम बात करें तो ये वेयर डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन? द परफेक्ट क्रिटिक में ये ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये कहते हैं, या अपना ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। T.S. Eliot calls one of the following plays of Shakespeare the most wonderful of Shakespeare's plays. Which of the following? निम्नलिखित में से किस शेक्सपियर के प्ले को मोस्ट वंडरफुल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज कहते हैं? एंटनी और क्लियोपेट्रा को। किसके हिसाब से? अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो टी.एस. एलियट के हिसाब से एंटनी और क्लियोपेट्रा क्या है? द मोस्ट वंडरफुल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। T.S. Eliot calls Byron so empty of matter, Shelley so incoherent, and Wordsworth so wanting in completeness and variety. Where does he say so? T.S. Eliot calls Byron so empty of matter, Shelley so incoherent। अब ये सब एंटोनिम सिनोनिम में याद रखिए कि इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है। And Wordsworth so wanting in completeness and variety।
बायरन है, मैटर के मामले में एम्प्टी है, शैले हैं, इनकोहेरेंट है मतलब तारतम्यता नहीं है, वर्ड्सवर्थ वांटिंग इन कंप्लीटनेस एंड वैरायटी, ये मतलब ही लैक्स परफेक्शन, ही लैक्स वैरायटी, विविधता को लैक करते हैं, विविधता की कमी है। ये कहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन देते हैं टी एस एलियट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्रेड वुड, ये सेक्रेड वुड के इंट्रोडक्शन में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, टी एस एलियट सेज नो पोएट, क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान दीजिए, टी एस एलियट सेज नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, कि चाहे कोई पोएट हो, कोई भी ऐसा पोएट नहीं है, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, किसी भी चाहे वो कला का हो, अकेले उसका कोई पूरा मतलब नहीं निकलता। ये वाई, क्यों अकेले उसका कोई मतलब नहीं निकलता? तो यहाँ सी ऑप्शन देखिए, 18 का सी ऑप्शन, बिकॉज ही इज़ कनेक्टेड विद अ ट्रेडिशन फ्रॉम विच ही कैन नॉट ब्रेक अवे, क्योंकि एक परंपरा से वो जुड़ा होता है और उस परंपरा से वो ब्रेक अवे नहीं कर सकता, नहीं हट सकता, अकेले उसका अपना कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, T.S. Eliot says poetry is not a turning loose of emotions but an escape from emotions. It is not an expression of personality but an escape from personality. अब ये बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन के बिल्कुल विरोध में डेफिनेशन देते हैं कि टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, कि बिल्कुल इमोशनल हो गए, बट एन स्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये कोई किसी के व्यक्तित्व का एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन पर्सनैलिटी से स्केप है। तो ये कहाँ एलियट कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ये कहाँ देते हैं? द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये ऑब्जर्वेशन देते हैं। जूनियर एडेड वालों, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसकी रचना है। तो रचनाओं पे आप जोर दीजिएगा, इसे भी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे इंट्रोडक्शन टू द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? टी एस एलियट की रचना है। ऐसे आप ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ों को। टी एस एलियट के वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके में वेस्टलैंड पूछा जा सकता है कि वेस्टलैंड किसकी रचना है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, चूँकि टी एस एलियट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोएट, क्रिटिक और भी बहुत सारी चीज़ रही है, उनमें रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स फ्रॉम विच पोम ऑफ एलियट इज़ दिस लाइन कोटेड। जब ये कहते हैं आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, तो ये कहाँ से? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूटॉर्क से ये लाइनें हैं, लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्लूटॉर्क, ध्यान में रखिएगा कहाँ की लाइनें हैं, लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्लूटॉर्क। जूनियर वालों इतना ध्यान दीजिए कि ये रचना लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्लूटॉर्क किसकी है? टी एस एलियट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी फ्रॉम विच पोम ऑफ एलियट इज दिस लाइन कोटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, ये लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्लूटॉर्क की ही लाइनें हैं, बहुत फेमस लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, when lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone, she smooths her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone। बहुत फेमस रचना है, ग्रामोफोन से याद रखिएगा, वेस्टलैंड के फायर सरमन से ली गई है। वेस्टलैंड के कई पार्ट है ना, तो वेस्टलैंड में एक पार्ट है द फायर सरमन, वहाँ से ली गई है, ध्यान में रखिएगा। वेस्टलैंड की लाइनें हैं, एलटी ग्रेड वालों ये लाइन ही रटी होनी चाहिए आपको, कि लाइन बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं और ये किसके द्वारा कही गई हैं ये भी याद रहना चाहिए। टी एस एलियट की लाइनें हैं, वेस्टलैंड से ली गई हैं। वेस्टलैंड के किस पार्ट से ली गई हैं? द फायर सरमन से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of Eliot's poems ends with these lines? कौन सी इलियट की पोम है जो इन लाइनों से फिनिश होती है? दिस इज़ द वाई
the world ends, this is the way, this is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way the world ends, not with a bang but a whimper. ये द हॉलो मैन की लाइनें हैं। कहाँ की लाइनें हैं? द हॉलो मैन, द हॉलो मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोम ऑफ एलियट बिगिंस विद दीज लाइन्स? इन लाइनों से कौन सी पोम शुरू होती है? बिकॉज, और ये ध्यान रखिएगा जो लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन में एंड्स 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 आया है, तो वहाँ पर कौन सा लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई होगा? जब अंत में वही लाइनों का रेपिटिशन होता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? या शुरू में जब वही लाइनों का वही लाइनें नहीं, इनफैक्ट वर्ड्स का रेपिटिशन होता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? देखिए यहाँ पर, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डू नॉट होप, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न, डिजायरिंग दिस मैन्स गिफ्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो एज वेंसडे की लाइनें हैं। Question number 25. Dash is the most careful worked and the most deeply flawed of all Eliot's plays. Which play of Eliot's is so assessed? मतलब ये कहा गया कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पे काम किया गया है एंड बहुत ज़्यादा, बहुत गहराई से इसमें गड़बड़ियाँ हैं, फ्लॉड है ये इलियट का। तो फैमिली रीयूनियन की बात हो रही है, क्रिटिक्स ने इसे इस तरह असेस किया है। बस अभी आप ये ध्यान में रखिए कि फैमिली रीयूनियन किसका वर्क है? टी.एस. इलियट का वर्क है। इन विच काइंड ऑफ वर्स फॉर्म इज़ द प्ले द फैमिली रीयूनियन रिटन? किस प्रकार के वर्स फॉर्म में द फैमिली रीयूनियन लिखा गया है आपको बताना है। तो प्रोज वर्स में लिखा गया है, आंसर हो जाएगा प्रोज वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of play is मर्डर इन द कैथेड्रल? किस तरह का प्ले है? तो ये ध्यान में रखिएगा, लिटरेरी प्ले है। कैसा प्ले है? मर्डर इन कैथेड्रल, लिटरेरी प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच इज एलियट्स द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क? व्हाट इज एलियट्स कॉन्फिडेंशियल क्लर्क? क्या है इनका? तो दोस्तों कॉन्फिडेंशियल क्लर्क की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो कॉन्फिडेंशियल क्लर्क क्या है? प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इलियट्स प्ले द फैमिली रीयूनियन? फैमिली रीयूनियन में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, ध्यान में रखिएगा, 2 पार्ट्स। द वेस्टलैंड इज अ सीरीज ऑफ 5 पोम्स। 5 पोम्स हैं बड़ी बड़ी वेस्टलैंड में। तो दोस्तों ये टी.एस. इलियट पे मेरा वीडियो है और इसको ध्यान से देख लीजिएगा, खासकर कौन सी रचना टी.एस. इलियट की है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थियरी टी.एस. इलियट ने दी है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं, और भी जितनी रचनाएं हैं, चाहे वो फैमिली रीयूनियन हो, वेस्टलैंड हो, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक हो, ये सारी की सारी रचनाएं आपको, सेक्रेड वुड हो किसका है, तो ये सब याद रहना चाहिए आपको एग्ज़ाम देने जाने के पहले। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल टी.एस. इलियट पर। आगे दूसरे ऑथर्स पे लेके आएंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप तो वो तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, आप उस पर ज़रूर आइए। ज़रूरी सूचनाएँ, ज़रूरी क्विजेज़ मैं अक्सर डालता रहता हूँ। रेगुलरली तो नहीं डालता चूँकि रेगुलरली डालने का वक्त नहीं होता, फ्री चैनल है, लेकिन वहाँ पर आके जो भी ज़रूरी मेरी स्ट्रैटेजी है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो फ्री टेलीग्राम जो चैनल है द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, उसको तो आप द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए। आप उसको फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपने से ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक रही, हमारे 2 चैनल और चल रहे हैं, जो चाहे द वॉरियर्स पेड हो, एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एडमिशन हो रहे हैं, चूँकि फ़ीस मैंने कम रखी हुई है। आपका स्वागत है। ये जो बिल्कुल एक तरह से यज्ञ चल रहा है सफलता के लिए, मैं दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप जुड़िए और उसमें प्रतिभाग कीजिए और अपने भविष्य को बनाइए। तो उसमें द वॉरियर्स पेड में जुड़ सकते हैं, वॉरियर्स जूनियर में भी आप जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर आपकी रोज़ फीस बढ़ती रहती है, तो ये ऑलरेडी मैं कंसेशन ऑफ़र रखा हुआ हूँ। डेली नहीं, मेरी ओरिजिनल लिटरेचर की फ़ीस 2699 है, उससे तो काफ़ी कम में आपको दे रहा हूँ। फ़ीस तो बढ़ेगी ही।
ज़ाहिर सी बात है फ़ीस बढ़ाना मजबूरी है, हमारे पास भी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। तो फ़ीस बढ़ती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वक्त है, आप एडमिशन लेके फुर्सत हो जाइए और पढ़ते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ढेर सारा गाइडेंस मिलता रहेगा। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे यूट्यूब पर 2 दिन से वीडियो में नहीं डाल पाया तो उसका गलत निष्कर्ष निकाला जा रहा है। इस तरह के निष्कर्ष ना निकालें कि सर नहीं आप बिल्कुल पेड ग्रुप के होके रह गए हैं या ऐसा कुछ नहीं। मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूँगा और आज ही वीडियो डालूँगा यूट्यूब पर। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब वाले परेशान ना हों। लेकिन हाँ, पेड के प्रति मेरी जो वो पेड ग्रुप के प्रति प्रतिबद्धताएँ होती हैं उसको भी मैं पूरा करूँगा। जिसने पेमेंट किया है उसके प्रति स्पेशल अटेंशन होगा ही होगा, सारे टीचर देते हैं, मैं भी दूँगा। एंड ऑफ द डे शिक्षक हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ। अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें मैं स्पेशल अटेंशन दूँगा। और ये अगर आप थोड़े भी मैच्योर हैं तो इस बात को समझ रहे होंगे। इसके लिए यूट्यूब पर जाके कमेंट करना और ये कहना कि बहुत गलत बात है, ये सब कहना ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। हमारे यहाँ ₹1 से लेके ₹100 तक में भी बच्चे पढ़ रहे हैं पेड ग्रुप में। पैसे इतना मायने नहीं रखते, तो इसको इतना इश्यू मत बनाया कीजिए आप लोग। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।